अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? कल हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2। उसके मेन टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे एमटीकेट के। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और ऐसे टॉपिक्स जो पीएमडीसी ने डायरेक्टली तो मेंशन नहीं किए सिलेबस के अंदर, लेकिन उनमें से मेंशन ना करने के बावजूद भी वो उसमें से क्वेश्चन हर साल देती रहती है। तो ये टॉपिक्स हम मिस नहीं करेंगे, इन टॉपिक को हम कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक आपके पास है कंडेंसेशन रिएक्शन। नाम से ही आप देखें, इसका है कंडेन करना, ठीक है, जोड़ना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कंडेंसेशन को डिफाइन करूंगा कि कंडेंसेशन है क्या। ठीक है, फिर आगे जो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आएगी मैं वहां पर इनको डिटेल के साथ एग्जांपल लेकर वहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो देखिए, ये क्या होता है कंडेंसेशन। यहाँ पर फॉर्मेशन होती है डाइमर की, या डाइमर की जगह आप पॉलीमर भी मेंशन कर सकते हैं। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर और पॉलीमर बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होती है पॉलीमर की या डाइमर की। दोनों लफ्ज को आप अच्छे से नोट कर लें नोटबुक के अंदर कि डाइमर भी मेंशन कर सकता है, पॉलीमर भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर की रिमूवल होती है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल आपके पास ये है और एक मॉलिक्यूल आपके पास ये है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करना चाह रहे हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स को हम मिलाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको मिलाने के लिए, इनको एक करने के लिए, जिस तरह कायदे आज़म ने कहा था कि हमें एक होना पड़ेगा, इसी तरह इन मॉलिक्यूल्स को भी हमें एक करना है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा। रिलीज की जगह वो रिमूव का वर्ड भी यूज कर सकता है, दोनों को में कंफ्यूज नहीं करना आपको। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आपके पास रिलीज होगा। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में आपके पास बॉन्ड बन जाएगा। एक मॉलिक्यूल आपके पास ये था, दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास ये है। ठीक है, और इनके दरमियान क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया किस तरीके से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स पे बॉन्ड बनाता है, तो इस प्रोसेस को हम जो नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं कंडेंसेशन का। क्या नाम देते हैं, कंडेंसेशन का। ठीक है, चले, ये आपके पास होगी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद एक और चीज मैं बता दूं कि कंडेंसेशन को हम एक और नाम से भी मेंशन करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। हम इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और चीज भी मुझे यहाँ पर मेंशन करनी है, बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये जो आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बॉन्ड कैसे बनाए, बॉन्ड यहाँ पर कैसे बनाए। तो मुझे जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर टाइम दें। चले, सही है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या हुआ है आपके पास, यहाँ पर बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, जब वाटर मॉलिक्यूल आपके पास रिलीज होता है। तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन करनी थी, जब भी आपके पास वाटर मॉलिक्यूल क्या हो, रिमूव हो, तब जाकर आपके पास बनेगा बॉन्ड। ठीक है, और हम इस पूरे प्रोसेस को नाम देते हैं कंडेंसेशन का। ठीक है, यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि सर कंडेंसेशन के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जिस तरह हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं प्री रेडिकल मैकेनिज्म का। अल्केन्स में होता है ये प्रोसेस, वहां पर हम यूवी लाइट्स को यूज करते हैं
ठीक है, सनलाइट को यूज करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी तरह कंडेंसेशन रिएक्शन को भी होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, वो मैं रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट्स आपके पास मेंशन की जाती है दैट इज प्रॉपर एंजाइम्स। आपके पास एंजाइम्स जरूर होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो कंडेंसेशन नहीं होगी। नंबर 1 ये कंडीशन है आपके पास। दूसरी जो कंडीशन आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन की जाती है वो ये है कि आपके पास एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड एनर्जी रिच मोनोमर्स, आपके पास एक्टिवेटेड एनर्जी रिच मोनोमर्स हो। ऐसा ना हो कि मोनोमर्स ही आपके पास वीक हो। मोनोमर्स क्या हो, एक्टिवेटेड एनर्जी रिच मॉलिक्यूल मोनोमर्स हो, क्योंकि वाटर हमें रिमूव करवाना है, तो इस वजह से हमें भी ऐसे मोनोमर्स चाहिए जो के पास एक्टिवेटेड एनर्जी हो, ठीक है। ये दोनों इसमें रिक्वायरमेंट मेंशन की जाती है। और चीज एक्स्ट्रा थी जो कि आपको याद होनी चाहिए कि इट डज नॉट अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब सर इस पॉइंट का क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आप इन दो मॉलिक्यूल्स को 2 मिनट, आपके पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या ये दो मॉलिक्यूल्स आपके सामने पड़े, एक ये एक दो, क्या ये दोनों आपस में ही ऐसे बॉन्ड बना देंगे विदाउट एनी एंजाइम, विदाउट एनी एनर्जी रिच मोनोमर्स? नहीं ना। तो यही इस पॉइंट का मतलब है। ये पॉइंट आपको ये कहना चाहती है कि अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हो तो वो ऐसे ही खुद से बॉन्ड नहीं बनाएंगे। बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एंजाइम देने पड़ेंगे उसको। अगर आपके पास एंजाइम होगा तभी वाटर रिमूव होगा, और जब वाटर रिमूव होगा तभी बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को एक होने के लिए वाटर का रिमूव होना जरूरी है। यहाँ पर जब वाटर रिलीज होगा तब जाकर आपके पास ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल आपके पास एक हो चुके हैं, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर ये टॉपिक आपके पास कंडेंसेशन का एंड हो चुका है। ये कुछ चीजें थी एक्स्ट्रा जो मुझे बतानी थी आपको निमोनिक्स, क्योंकि आगे हम जब बड़ी बड़ी चीजें डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये बिल्कुल एक डॉट की तरह ये चीजें आपको नजर आएंगी, इतनी छोटी चीजें ये, लेकिन तब भी आपके पास एमडीकेट में आती हैं। और हर साल पास पेपर अगर देखिए आप तो वहां पर ये पूछी जाती है, चाहे कोई भी कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी हो, आईपीए हो, आपके पास यूएचएस हो, केएमयू हो, जेम्बो, कोई भी हो, आपके पास ये पूछते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ये क्या है, आपके पास ट्रिकी को टॉपिक्स हैं, और जो स्टूडेंट ट्रिकी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर देता है तो उनके लिए कोई भी परेशानी नहीं होती एग्जाम के अंदर। चलिए निमोनिक्स में आपके पास मेंशन कर दूं तो नाम देखिए कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में कंडेंस का वर्ड आ रहा है, जब भी कंडेंस का वर्ड आए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कनेक्टेड। क्या होता है, कनेक्टेड, ठीक है, या कंबाइन कर ले, तो ये आपके पास कनेक्टेड है दोनों, ठीक है। और आगे भी एक चीज एक्स्ट्रा में यहाँ पर लिखूं, these are connected but a condition by losing water। जब तक ये वाटर लूज ना करें तब तक ये कनेक्ट नहीं हो सकते, वाटर इनके लिए जरूरी है लूज करना। यही था आपके पास ये पॉइंट्स थी जो मुझे बतानी थी। अगेन मैं बता दूं, जब भी दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जब भी आपके पास दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, और एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है तो नया बॉन्ड बनता है उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। इसी पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, कंडेंसेशन का नाम देते हैं। बस यही था छोटा टॉपिक कंडेंसेशन रिएक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जिसका नाम है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले जिस तरह हमने डेफिनेशन डिस्कस की, इसकी भी हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, वहां पर वाटर रिलीज हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, वाटर एड होगा, वाटर इज एडिड, ठीक है। तो वाटर यहाँ पर एड होगा, तो वाटर यहाँ पर एड होगा और पॉलीमर्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे, पॉलीमर्स ब्रेक इनटू मोनोमर्स,
ठीक है, ये आपके पास है हाइड्रोलिटिक रिएक्शन या हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो क्या है मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कनेक्टेड है आपस में, मतलब इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड मौजूद है। ये मॉलिक्यूल एक है, ये मॉलिक्यूल दूसरा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये दोनों क्या हो जाए, मॉलिक्यूल अलग हो जाए। आप इन दोनों मॉलिक्यूल को अलग करना चाहते हो, तो अलग करने के लिए बॉन्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो जब भी आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या करोगे आप, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक वाटर मॉलिक्यूल्स है, क्या आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आप इस वाटर मॉलिक्यूल को क्या करवाओगे, यहाँ पर ऐड कराओगे। क्या कराओगे आप, यहाँ पर ऐड करवाओगे। तो जब भी आपको दो मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़े, बॉन्ड ब्रेक करना पड़े, वाटर मॉलिक्यूल को आप ऐड करवाओगे। जब आप ऐड करवाओगे तब जाकर आपके पास ये दोनों मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो चुके, सेपरेट हो चुके। उसी प्रोसेस को हमने क्या किया, रिवर्स किया है, जो हम ऊपर पढ़ कर आए कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास जो फिगर है इट शोज द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन कर दूं तो इसमें आपके पास जो डाइजेशन के रिएक्शन होते हैं, जो डाइजेशन रिएक्शंस, ठीक है, स्टमक के अंदर प्रोटीन का टूटना, इसी तरह आपके पास लिपिड का टूटना, कार्बोहाइड्रेट का टूटना, ये सारे जो रिएक्शन है आपके पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहलाते हैं। और इनको कैटेलाइज करने के लिए भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इसको ब्रेक करने के लिए भी आपको एंजाइम चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक करते हैं इनको मोनोसेक्राइड्स के अंदर। यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी हम एंजाइम लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेसिस। इसी तरह प्रोटीन को हमें ब्रेक करना है, तो प्रोटीन को भी ब्रेक करने के लिए जब हम प्रोटीन को ब्रेक करते हैं तो वो अपने मोनोमर के अंदर टूट जाता है, जिसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। यहाँ पर जो एंजाइम होता है दैट इज नोन एज द प्रोटीएसिस। क्या नाम है इसका, प्रोटीएसिस। इसी तरह आपके पास लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स को भी ब्रेक करने के लिए तो आप लिपिड को ब्रेक करोगे तो आपके पास मिलेगा फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। तो इनको भी आपके पास एंजाइम चाहिए। लिपिड को जब भी आप ब्रेक करोगे तो आपको एंजाइम चाहिए, फॉर एग्जांपल लाइपेजेस। ठीक है, इसी तरह आपके पास कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो उनको भी ब्रेक करने के लिए आपको एंजाइम्स चाहिए। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब इसको रैंडम छोड़ दें। न्यूक्लियस यहाँ पर आपके पास हम एंजाइम यूज करते हैं, मुझे यहाँ पर आपको जस्ट एग्जाम्पल और एंजाइम नोट करवाने थे। ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक था आपके पास। ठीक है, सो जब भी पॉलीमर आपको तोड़ेंगे आप मोनोमर में तो वाटर ऐड करेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। और जितने भी डाइजेस्टिव रिएक्शन है आपके पास, जितने भी डाइजेशन के रिएक्शंस होते हैं वो सारे आपके पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, जो सिंक वाले हैं स्टूडेंट्स वो इनको अच्छे से याद कर लें, यूएचएस वाले भी अच्छे से याद कर लें, बीटीबी वाले और के पास केपीके वाले ये अच्छे से याद कर लें। ठीक है, यहाँ तक ये टॉपिक भी आपके पास एंड हुआ। छोटे छोटे टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। अब आते हैं कुछ टेबल यहाँ पर मेंशन की गई है
और ये आपके पास पेटल की टेक्स्ट बुक से मैंने यहाँ पर मेंशन करना था कुछ, ठीक है। ये टेबल आपको याद करनी है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी स्टार लगा दिए हैं ताकि आपको ये टेबल याद करनी है एनी हाउ, चाहे पेपर में आए या ना आए, इस टेबल को याद जरूर रखें। यहाँ पर मैं एलिमेंट्स लिखूंगा, उसकी परसेंटेज लिखूंगा और उसको क्लासिफाई करूंगा, मोनोमर है, मेजर है, आपके पास माइनर है या ट्रेसेस की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। हमारी कल के लेक्चर की रिवीजन भी हो जाएगी और आपकी भी यहाँ पर रिवीजन हो जाएगी, एक तरह की टेक्स्ट आपकी टेस्ट भी हो जाएगी। तो एलिमेंट्स में सबसे पहले यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो आपके पास है दैट इज O। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है? 65% होती है और ये हम क्लासिफाई करते हैं मेजर के अंदर, इट इज द मेजर बायो एलिमेंट। नेक्स्ट जो आपके पास होता है दैट इज कार्बन, और कार्बन को हम क्लासिफाई करते हैं C। इसकी परसेंटेज जो हम मेंशन करते हैं दैट इज 18%, और ये भी आपके पास मेजर है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो H से हम मेंशन करते हैं और ये भी आपके पास जो परसेंटेज होती है इट इज 10%, ये आपके पास एक मेजर की कैटेगरी के अंदर। उसके बाद क्या आता है आपके पास? हाइड्रोजन के बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हम लिखते हैं N से और इसकी जो परसेंटेज होती है दैट इज 3 होती है, नहीं 3% होती है और ये भी आपके पास मेजर है। नेक्स्ट जो नाइट्रोजन के बाद आता है दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम जो होती है दैट इज Ca और इसकी जो परसेंटेज हम मेंशन करते हैं दैट इज 2%, ये भी आपके पास मेजर है, ठीक है। लास्ट में हम मेजर में से क्या डिस्कस करते हैं? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस या पोटाशियम, दोनों में से जल्दी बता दें। बिल्कुल सही, पोटाशियम यहाँ पर होगा और फॉस्फोरस होगा, बिल्कुल। तो फॉस्फोरस जितने भी कह रहे हैं इज ऑल आर द राइट, यहाँ पर फॉस्फोरस ही होगा, ठीक है। फॉस्फोरस आपके पास हम शो करते हैं P से, तो ये होता है 1%, और ये हम डिस्कस करते हैं मेजर के अंदर, ठीक है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो फॉस्फोरस के बाद जो आता है दैट इज पोटाशियम। पोटाशियम भी P से ही हम मेंशन करते हैं, तो इसको आप कंफ्यूज नहीं करना। पोटाशियम इसको हम मेंशन करते हैं K से, ठीक है। इसकी जो परसेंटेज होती है दैट इज 0.25%, और ये आपके पास जो होता है इट इज माइनर। देन पोटाशियम के बाद मेंशन करते हैं सल्फर को। सल्फर को जो आपके पास सल्फर होता है इट इज डिनोटेड एज S, ठीक है। सल्फर और क्लोरीन और सोडियम, ये तीनों में साथ लिखूंगा, इसका रीजन क्या है आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन को हम शो करते हैं Cl से, उसके बाद सोडियम को हम शो करते हैं Na से। इन तीनों की जो परसेंटेज है इट इज 0.15%, 0.15, ये भी आपके पास माइनर है। इनकी परसेंटेज भी 0.15, ये भी आपके पास माइनर है। इनकी परसेंटेज भी 0.15, ये भी आपके पास माइनर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर दैट इज सोडियम के बाद हम मेंशन करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नहीं है आपके पास, ये मैग्नीशियम है, डिनोटेड एज Mg, ठीक है। मैग्नीशियम जो आप मेंशन करते हो इट इज 0.05 है। आप फिर भी इसको चेक कर लीजिएगा अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर देखेगा, लेकिन आई थिंक 0.05 ही है, ये होगा आपके पास माइनर। मैग्नीशियम के बाद आता है आपके पास आयरन। आयरन जो होता है दैट इज 0.006%, 0.006%, ये आता है माइनर में, सॉरी ये आता है आपके पास ट्रेसेस में। क्यों? क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है वो 0.01 से कम है। आयरन के बाद हम जो शो करते हैं दैट इज जिंक।
जिंक जो होता है दैट इज Zn, और इसकी परसेंटेज भी क्या होगी 0.001 से कम होगी, और ये होगी 0.003%। ये होता है आपके पास ट्रेसेस की फॉर्म में। नेक्स्ट 3 आते हैं और हम इसको मेंशन करते हैं कॉपर Cu एंड देन मैग्नीज दैट इज Mn, और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं आयोडीन को दैट इज I। इन तीनों की परसेंटेज आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन नहीं की गई। अगेन इन तीनों की परसेंटेज आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन नहीं की गई, तो आप जस्ट इनको याद कर सकते हो, ट्रेस की फॉर्म में ही आपके ये मिलते हैं। कि इन दोनों की परसेंटेज जो यहाँ पर है, ये जो परसेंटेज है इनको और इनको, और लास्ट में आप इस 0.05 इन तीनों को जरूर अपनी नोटबुक से जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इतना मैं श्योर हूँ कि इन्हीं में से परसेंटेज होगी। बाकी सब सारे परसेंटेज आपके पास करेक्ट है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर निमोनिक्स तो वही है जो हमने कल डिस्कस की थी। आज हम चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन बायोलॉजी। अब ये टॉपिक जो है ना इस चैप्टर की जान है, ये टॉपिक इस चैप्टर की जान है, मतलब इस चैप्टर में से जो टॉपिक है इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सबसे पहली जो पॉइंट आपके पास है वो आती है वाटर के बारे में, ठीक है। अब वाटर जो आप देखें तो वाटर क्या होता है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कंपाउंड होता है वाटर। इट इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब में जो सबसे ज्यादा अबंडेंट कंपाउंड होता है इट इज द वाटर, ठीक है। इसके बाद वाटर के बारे में आप ये चीज भी नोट कर लें कि इट फॉर्म्स किसी बुक के अंदर 65 भी होता है, लेकिन यहाँ पर मैं रेंज के फॉर्म में मेंशन करूंगा 65 to 89% ऑफ बॉडी मास। ये जो आपकी बॉडी है इसके अंदर 65 to 89% कवर करता है आपके पास ये वाटर। ये सेकंड में इसको डिफरेंट कलर से मेंशन कर दूं ताकि जब आप इन चीज़ों को रिवाइज करें तो अच्छे से हो सके। 65% to 89%, और किसी बुक के अंदर 79% भी मेंशन किया जाता है, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है। बट आप ये रेंज जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया इसको जरूर नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट मुझे बतानी थी इसमें से वो यहाँ पर, ठीक है, कि वाटर क्या करता है, वाटर कवर्स 2/3, वाटर कवर 2/3 of earth surface। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास आपकी अर्थ है, ठीक है, मान ले भाई ये आपकी अर्थ है, इतनी प्यारी सी आपके पास ये अर्थ है, उसको भी नहीं मान रहे आप। थोड़ा सा रुके, हम अर्थ को भी थोड़ा डिजाइन कर लें। चले सही है। अब ये जो आपके पास अर्थ है, अब इस अर्थ का जो 2/3 पर्सन होता है, 2/3 जो पार्ट होता है, ये आपके पास क्या होता है, वाटर होता है। ये चीज आप नोट कर लें, ठीक है। इस पॉइंट पर आते हैं, और क्या पॉइंट मेंशन किया जा सकता है इसमें से। चले एक और पॉइंट मुझे याद आ रही है कि इट ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस, कोई भी रिएक्शन से आपकी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जितने भी आपके रिएक्शंस हैं वो वाटर की मौजूदगी में ही होंगे। अगर आपके बॉडी के अंदर वाटर 0%, पहले बात अगर 0% हो ही नहीं सकता क्योंकि इंसान उड़ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं भाई एक आपके पास, तो बॉडी कंसीडर कर सकते हैं हम, ठीक है, अज्यूम तो कर सकते हैं। अब इसमें जो वाटर है आपके पास वो है 79%, और इसमें वाटर है आपके पास 10%, ठीक है। तो ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर की मौजूदगी में होते हैं, वाटर की प्रेजेंस में होते हैं।
तो अगर आपके पास इसमें वाटर देखिए कम है तो ये तकरीबन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपके पास बिल्कुल पॉसिबल है कि जो 79% इसमें वाटर मौजूद है और ये आपके पास हेल्दी मेन होगा। अदरवाइज 10% बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज्यादा कम है, तकरीबन इम्पॉसिबल है जिंदा रहना। क्योंकि जितने भी कैलकुलेशन होते हैं वो किसी की मौजूदगी में होते हैं, किसकी प्रेजेंस में होते हैं, वाटर की प्रेजेंस में होते हैं। अगर भाई वाटर ही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होंगे, ठीक है। आपकी बॉडी में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, तो उनको भी तो वाटर चाहिए ना रिएक्शन को करने के लिए। अगर वाटर नहीं होगा तो कैसे वो प्रोसेस कर सकेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं दैट इज वाटर जो होता है इट टेक्स पार्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। वही बात सिंपल सी सादी सी, जब मैं एग्जाम्पल लिखूंगा तब आपको याद आएगा, हाँ सर आप तो सही बोल रहे हैं, हाइड्रोलिसिस याद आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर देखें वाटर की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है आपके पास। ये जो प्रोसेस हम पढ़कर आए हैं अभी इसी लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, किसके अंदर, इसके मोनोमर्स के अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वाटर। तो प्रोटीन को भी ब्रेक करने के लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, वही पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो कि आपके टेक्स्ट बुक की पॉइंट है, वो टेक्स्ट बुक की पॉइंट में यहाँ पर मिस नहीं करूंगा, कभी कभी डायरेक्ट पॉइंट भी आती रहती है, ठीक है। सो द वाटर इज आल्सो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल के तौर पर आपके पास वाटर यूज होता है। ये सारी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है, वाटर की मैंने इंपॉर्टेंस बताई है, ठीक है। अभी आगे और भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके पास, जैसे कि वाटर कंटेंट इन टिश्यूज। हम अब पढ़ेंगे वाटर कंटेंट इन टिश्यूज। देखिए जो मैंने अभी भी पढ़ा है, देखिए जो वाटर होता है हर सेल में होता है, ठीक है, और हर रिएक्शन में आपको पास हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में भी वो यूज होता है। इस वजह से हम वाटर को एक और नाम से भी याद रखते हैं, ऊपर आए शाबाश, यहाँ पर। तो वाटर को हम एक और नाम से भी याद रखते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज द वर्क हाउस ऑफ बायोलॉजी। ये लाइफ का क्या है, वर्क हाउस, जहां पर आप हर किस्म के रिएक्शंस कैरी आउट कर सकते हो, इस वजह से हम इसको वर्क हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये जो वर्क हाउस वाला जो नाम है आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन जो प्रोफेसर जो एग्जाम आपके पास जो पेपर बनाते हैं वो ऐसी टर्म्स यूज करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि वाटर वाटर है, लेकिन दूसरा नाम आपको नहीं पता। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉन्ड्रियोजोम भी बोलते हैं, हम उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा। इसी तरीके से वाटर को हम वर्क हाउस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो ये कुछ नाम थे वो मुझे बताने थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं वाटर कंटेंट इन टिश्यूज या ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टिश्यू है बोन, या आप ब्रेन से ले लें, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं सीड को, सीड के बाद हम लेते हैं जेलीफिश को। देखिए ये जो आपके पास एक एक टिश्यूज है ना, ये एक प्रोविंस के अंदर है, दूसरे प्रोविंस में नहीं है, दूसरे प्रोविंस में है, फिर तीसरे प्रोविंस के अंदर नहीं है। इस वजह से मैंने सारे एक ही जगह पर मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको आसानी हो। बोन तो सब में कॉमन है, ठीक है, सिंध में भी इवन न्यू बुक जो आई है वहां पर कॉमन है, वहां पर मेंशन है। ब्रेन सेल कॉमन नहीं है, ये एक प्रोविंस के अंदर है, दूसरे प्रोविंस के अंदर नहीं है। खैर हम बात करते हैं बोन की परसेंटेज की, तो बोन की जो परसेंटेज होती है दैट इज 20%। कितनी होती है, 20% होता है बोन के अंदर वाटर, ब्रेन के अंदर होता है 85% वाटर, उसके बाद सीड के अंदर होता है 20% वाटर, 99% वाटर होता है जेलीफिश के अंदर। इस वजह से हमारी प्यारी सी जेलीफिश को आप याद जरूर करना, क्योंकि ये भी आपके पास आता रहता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चले गुड, अब हम चलते हैं आगे। जेलीफिश को आपने देखा है? नहीं देखा?
चलिए मैं कुछ चीजें बता दूं इनमें वाटर के हिसाब से। जेलीफिश, अब यहाँ पर तो परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन दूसरे मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा चीजें कि जेलीफिश के अंदर वाटर ज्यादा क्यों है। कुदरत ने, नेचर ने जेलीफिश को वाटर इतना ज्यादा क्यों दिया है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ये आपके पास क्या होंगे, जब उसके पास इतना वाटर है कि अगर आप उसकी बॉडी को देखें ना तो वो आपको ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, एक मिरर की तरह उसकी बॉडी होती है, ठीक है। आप बिल्कुल साफ साफ उसकी बॉडी को देख सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक नेक्स्ट चीज आपको बतानी थी, वो है ब्रेन को लेके। ब्रेन के अंदर आपके पास क्या है, वाटर ज्यादा है, 85%। ये एक ज्यादा अमाउंट है वाटर की। ये वाटर क्या करता है ब्रेन के अंदर, ये क्या करता है, ब्रेन को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में मदद करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज के अंदर मदद करता है, ठीक है। क्योंकि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करवाते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आगे चलकर डिस्कस करेंगे ब्रेन को डिटेल से नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर। ब्रेन के बाद आता है बोन या सीड। इन दोनों में वाटर इतना रखा गया है कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। वाटर, इसके अंदर वाटर लो क्यों होता है, स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस की वजह से, स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, इस वजह से कुदरत ने इसको लो वाटर अमाउंट दिए, दैट इज 20%, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास हाइड्रोलिसिस इन डाइजेशन, ये हम कर आए हैं, ठीक है। ये सेम प्रोसेस हम कर चुके हैं। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत मैं रिवाइज करवा दूं हाइड्रोलिसिस के बारे में। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर। गिव मी अ सेकंड प्लीज। ओके, सो हाइड्रोलिसिस इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर्स इनटू मोनोमर्स। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि ब्रेकडाउन होती है पॉलीमर्स की मोनोमर्स के अंदर बाय एडिंग वाटर। ये वाटर हम जब ऐड करेंगे तब ही जाकर आपके पास पॉलीमर्स टूटते हैं मोनोमर्स के अंदर। और जितने भी डाइजेस्टिव रिएक्शन है आपके पास, वो क्या है आपके पास हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस में आते हैं, ठीक है। चलें, गुड। यहाँ पर आपके पास ये डिस्कस कर चुके हैं, ये एक, आप फिर भी इन चीजों को नोट कर लें। अब हम एक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, दैट इज हाइड्रो सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज आज डिस्कस करते हैं, कुछ फिर कल करेंगे, या प्रॉपर्टीज को कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंप्लीट कर देंगे लेक्चर के साथ। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।